Hello friends, good morning to all of you and welcome to the channel Physics Cracker। मैं सोनू कुमार। पिछला वेक्टर क्लास का पूरा वीडियो आप लोग को क्या किया गया, अपलोड किया गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वेक्टर सीरीज में बड़े ही आनंद से क्लास को स्टडी किया होगा। ठीक है, अब वेक्टर के बाद मेरा अगला जो पार्ट्स आता है क्लास 11th के अकॉर्डिंग, वो चैप्टर आपका आता है काइनेमेटिक्स। आज पहला क्लास होगा और इसमें हम लोग मेन रूप से इंट्रोडक्टरी क्लास ही पढ़ेंगे कि क्या काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में आपको किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या इक्वेशंस होता है, इक्वेशंस को हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन सारी बिंदुओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो आपका जो पार्ट्स मिलेगा वो मिलेगा काइनेमेटिक्स क्लास 11 जेई और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट्स मिल जाएगा ये। और यहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। आप एचसी वर्मा सर का क्वेश्चंस भी आप यहां से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट कवर अप है, कवर अप कॉन्सेप्ट होगा तो आप बड़ी आसानी से एचसी वर्मा सर का क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चंस आप बनाने में सक्षम है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी शिद्दत और ईमानदारी के साथ उस पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आइए अगर वर्ड्स को हम तोड़ते हैं तो काइनेमेटिक्स का एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है। अगर बात को देखा जाए तो काइनेमेटिक्स का एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है जिसमें हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग पढ़ते क्या है, तो स्टडी ऑफ किसके बारे में, मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स का एक सिंपल सा मीनिंग जो बनेगा वो बनेगा स्टडी ऑफ मोशन के बारे में। यानी हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, यानी मोशन किस कारण से हो रहा है उस कारण का स्टडी नहीं करेंगे। बिना कारण के मोशन के बारे में जब हम पूरे स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लोगे कि कोई कार चल रही है, तो कार क्यों चल रही है इस पर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, या कार के चलने के पीछे का कारण क्या है इस पर हम लोग यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ स्टडी क्या करेंगे कि कार चल रही है, कार का मोशन क्या है। ठीक है, कार किस प्रकार से गति कर रही है। ठीक है, हम इन सारी बिंदुओं पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, काइनेमेटिक्स कहा जाएगा। अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, सर कार के चलने के पीछे का कारण क्या है, तो वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक्स में, जहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्स चैप्टर के अधीन में। फोर्स पढ़ाऊंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा, वर्क एनर्जी पावर पे बातें होगी। ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट्स होगा जिसका नाम होगा डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे काउज ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ मोशन के बारे में भी, यानी वहां दोनों चीज को पढ़ते हैं, मोशन के बारे में भी और काउज ऑफ मोशन के बारे में भी। हमारी आज जो मेन टॉपिक है काइनेमेटिक्स पर, और हम इसमें बात कर रहे हैं स्टडी ऑफ मोशन, यानी गति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आप क्लास 7-6 से ही आपके टीचर्स, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो क्लास 6-7 से ही आपके टीचर्स इस पर बातें करना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि इसका 3 इक्वेशन है, b = u + at है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है s = ut + ½ at का स्क्वायर है। तीसरा इक्वेशन v का स्क्वायर = u का स्क्वायर + 2as है। और इसका एक सब इक्वेशन बन जाता है snth = u + ½ a 2n - कितना 1। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करना क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं। इतनी सारी बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास 6-7 से ही टीचर्स स्टार्ट कर देते हैं। जब साइंस के टीचर्स आपके क्लास में आते हैं और आपको पढ़ाते हैं तो क्लास 6-7 से ही बातें आप सुनते सुनते अब तक में अभ्यस्त हो चुके होंगे। ये इसी का कौन इक्वेशन है, सब इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग इन सारे बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे।
इसको प्रूफ करने का, स्टैब्लिश करने का कई सारा मेथड्स है। हम लोग यहाँ पर नॉर्मली 2-3 प्रकार के मेथड्स का स्टडी करेंगे। एक मेथड जो होगा आपको, जो जनरल आपने क्लास 9th और 10th में आपने पढ़कर जो आया है, जनरल मेथड पर बात करेंगे, जनरल तरीके से बात करेंगे। दूसरा जो मेथड्स होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका नाम होगा कैलकुलस के द्वारा, यानी कैलकुलस मेथड होगा, ठीक है। और तीसरा जो मेथड बनेगा वो ग्राफिकल अप्रोच बनेगा, या ग्राफिकल एनालिसिस कह दो, एनालिसिस कह दो। इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। इतना ही नहीं, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में भी बात करेंगे। फिर आपका रिलेटिव वेलोसिटी से भी टर्म आएगा, यानी बहुत सारा टर्म्स यहाँ पर आने वाला है। यानी वो इंपॉर्टेंट क्या होगा, तो पहला नंबर एक तो आपने वो देख लिया, मोशन इन 1 डायमेंशन। पहले तो हम लोग इसी पर बात करेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, या इसी को बहुत सारे टीचर्स लीनियर पाथ पर का मोशन बोल देते हैं, यानी मोशन ऑन लीनियर पाथ, मोशन ऑन लीनियर पाथ ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। या सीधे मोशन इन 1D करके लिखा जाता है, घबराना नहीं है, सभी एक ही नाम है, मोशन इन 1D लिख दिया जाता है, ठीक है, 1D लिख दिया जाता है। किताबों में आप इसको इस प्रकार से भी देखोगे, रेस्ट एंड मोशन करके दिया हुआ रहेगा वर्ड्स। तो घबराना नहीं है आपको, हर एक बिंदु पर यहाँ चर्चा की जाएगी और बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को उठाया जाएगा और बारीकी से एक एक क्वेश्चंस को करवाएंगे। आईटी मेंस का क्वेश्चंस करवाया जाएगा, आईटी एडवांस का भी कुछ एग्जाम्पल लिया जाएगा और नीट का तो ढेर सारा एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको घबराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा जो पार्ट इसी में आ जाएगा, इसको हम लोग मोशन इन 2D बोल देंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन बात करेंगे, 2 डायमेंशन, या आप इसको बोल सकते हो मोशन इन 2D, ऐसे करके भी लिख सकते हो, मोशन इन 2D, घबराना नहीं है। और इसी का नाम हम लोग एक नाम और भी दे सकते हैं इसके अधीन में, जिसका नाम होगा कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक वर्ड और आपका आएगा, एक और भी चैप्टर का दो या यूनिट का दो, इसी के अधीन में आएगा, जिसका नाम होगा रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन बोल सकते हो, रिलेटिव मोशन। इसमें वेलोसिटी भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बातें नहीं है। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम पूरे बारीकी से समझ लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब इसमें 1D में भी बात करेंगे और 2D में भी बात करेंगे। नॉर्मली आपको 1D का क्वेश्चन काफी इजी होता है और 2D में भी क्वेश्चन हम लोग इजी स्टेप में ही सीखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है इससे कुछ कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हम लोग आराम से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 12 वीडियो, 15 वीडियो कम से कम जाना चाहिए आपको, अप्रॉक्स 45 मिनट का, 1 घंटे का, ठीक है। और देखते हैं कितनी वीडियो में क्लासेस कंप्लीट होती है, हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए, इतनी सारी बातें तो क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला नंबर यूनिट पर। इंट्रोडक्टरी क्लास के अधीन में ही कुछ कुछ चीजें सीखते हैं, पहले तो हम लोग सीखने का ही प्रयास करें, कुछ चीजों को बारीकी से सीखेंगे। अच्छा, इसी में कहीं कहीं पर आपको जो पुराने जमाने की बुक लिखी गई है उसमें आपको दे दिया गया है, एक और चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है, सर्कुलर मोशन। बट सर्कुलर मोशन में आपको अलग से एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी लंबी होगी, विस्तार से होगी, 10 से 12 वीडियो उस पर भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी किताबों में आपको सर्कुलर मोशन इसी में क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन को हल्का फुल्का इंट्रोडक्टरी ही देखेंगे, बाकी विशेष डिटेल्स में सर्कुलर मोशन को हम लोग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मोशन इन 1D पर क्या क्या चीज हमें पढ़ना है। मोशन इन कौन डी, 1D या 1 डायमेंशन पर बात करते हैं, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन बात करेंगे, रेस्ट एंड मोशन बोल सकते हैं, बहुत सारा नाम बोल सकते हो। तो यहां से मेरा पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स का। अब आइए, सबसे पहले नंबर बात आती है कि मोशन क्या होता है। अगर बात किया जाए मोशन का, तो मोशन क्या होता है, तो देखो हम लोग एक सिंपल से शब्दों में ये कहते हैं कि मान लो कि कोई भी बॉडी टाइम के रेस्पेक्ट में
किसी भी रिलेवेंट ऑब्जेक्ट के साथ अगर अपने पोजीशन में चेंजिंग लाते हैं, यहाँ पर रिलेवेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ए वर्ड भी हमको समझना है। रिलेवेंट वर्ड का मतलब ये है कि मान लो कि हम लोग यहाँ पर दो चीजों को लेंगे, एक तो जो एक्सपेरिमेंट जिस पर किया जा रहा है वो लेंगे, और एक वो लेंगे जो ऑब्जर्वर है। बात समझ आ रहा है? मान लो कि किसी बॉल को मैंने लुढ़का दिया तो बॉल मोशन कर रहा है और रिलेवेंट आप हो गए, ऑब्जर्वर कौन हो गए, आप हो गए। तो आपके रिस्पेक्ट में बॉल टाइम के साथ क्या कर रहा है, पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, तब आप कहोगे कि वह बॉल क्या चीज में है, मोशन में है। बात समझ में आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूं? सीधी सी बात में कर रहा हूं कि अगर कोई भी चीज, जैसे मान लो कि एक कार चल रही है तो कार को आपने ऑब्जर्व किया, मोशन में कौन है, कार है, किसके रिलेवेंट में है, आपके रिलेवेंट में है। तो यानी आप जो हो गए वो ऑब्जर्वर हो गए, और कार जो हो गया वो क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट करता हुआ ऑब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गया। तो कार क्या चीज में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा, आपके रिस्पेक्ट में। क्या चीज में, आपके रिस्पेक्ट में। टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, क्या कार मोशन में है बिना टाइम के ही बढ़ रहा है, जीरो टाइम में कार कहीं से कहीं चला जा रहा है, नहीं, टाइम भी लग रहा होगा। तो यहां पर एक वर्ड्स ध्यान में देखना है, देना है कि पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, रिलेवेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या रिलेवेंट ऑफ ऑब्जर्वर कह सकते हो, तो आप उसे क्या चीज में कहोगे, मोशन में कहोगे। हम उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में आ चुकी होगी। डायरेक्ट वे में केवल ये परिभाषा बता देना कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह मोशन में होगा, तो थोड़ी देर के लिए मुश्किलें बन जाती है कि अब कैसे किसको हम रेस्ट में माने और कैसे किसको मोशन में माने। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, मान लो कि आप कहते हो कि हमारी अर्थ, तो अगर हम देखते हैं अर्थ, तो क्या अर्थ आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है, आप कहोगे नहीं सर, अर्थ तो मुझे स्थिर दिखाई दे रहा है। सही बात है, लेकिन एक्चुअल में क्या अर्थ स्थिर है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे नो सर, क्योंकि यह अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, और सोलर सिस्टम में यह अपने ऑर्बिट में सन के चारों ओर मूव कर रही है। तो अर्थ तो वहां पर मोशन में हो जा रहा है, लेकिन हम लोग अर्थ पर की जितनी भी चीजें ले रहे हैं उसमें हम लोग अर्थ का मोशन तो इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, और जब इंक्लूड अर्थ के मोशन को नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी समस्या तो बन जा रही है कि अब अर्थ को रेस्ट में लिया जाए या मोशन में लिया जाए। तो मैंने कहा आपको इस चीज की परिभाषा इसी से क्लियर होती है, डिफिनेशन इसी से क्लियर होती है कि आप सबसे पहले नंबर रिलेवेंट लोगे, आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानो, आप अपने आप को स्थिर रखो, और किसी ऑब्जेक्ट को देखो कि वह अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो वह ऑब्जेक्ट क्या चीज में है, मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वह क्या चीज में है, रेस्ट में है। बात समझ में आ चुका होगा। अब देखो एक वर्ड आपको और मिल चुका है, यानी मोशन। मैंने सीधी सी बात कहा कि मोशन का मतलब है किसी भी रिलेवेंट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको देखना है टू चेंज इन पोजीशन, टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंजिंग है, टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद आप ये भी कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू रिलेवेंट ऑब्जेक्ट, इतना ही लिख करके काम चलाया जा सकता है, क्योंकि इतनी बातें आप समझ रहे हो। टू चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कहा जाए तो आप इसे क्या चीज में कह दोगे, मोशन में कह दोगे, ठीक है। ऑन कंपेयर ऑफ या ऑन रेस्पेक्ट ऑफ आप कह सकते हो रिलेवेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, जरूरत नहीं है उसकी बोलने की, आप डायरेक्ट वे में इतना कह करके काम चला लोगे, इतनी बातें आप समझ रहे हो। अब आइए आपके पास जो बातें आती है, अब थोड़ी सी बातें हम लोग और करें कि पोजीशन को हम लोग किस प्रकार से समझते हैं, पोजीशन का मतलब क्या होता है। अगर आपने पीछे वेक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर जाओ, वेक्टर टाइप करो फिजिक्स क्रैकर में, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो पोजीशन के बारे में भी आपको समझ आएगा। पोजीशन क्या होता है, कोई भी पॉइंट को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। सपोज मान लो कि ये मेरा कोई पॉइंट हुआ
और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ है, ओरिजिन है। यहां से पर कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो ये ऑब्जेक्ट कोई ए था, ये ऑब्जेक्ट को यहां से उठा करके कहां लाया गया, यहां पर ला दिया गया। ए ऑब्जेक्ट यहां से चलते हुए कहां पर आ गया, पॉइंट ओ से कोई पॉइंट पी पर आ गया। कौन सा ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट। डन है। तो यहां से यहां जो चेंज हुआ, इसमें दो तरीके से हो सकता है चेंज। एक तो हो सकता है कि हम एक इधर से भी ला सकते थे ऐसे, एक ऐसे लाया जा सकता था, एक इस प्रकार से भी लाया जा सकता था, एक ऐसे और ऐसे करके भी लाया जा सकता था। कई तरीका हो सकता है लाने का। तो अब इसमें हमें दो चीजें क्लियर होती है कि एक तो सीधे सीधे उठा करके यहां से यहां लाकर रख दिया गया, एक हो सकता है घुमाते फिराते इसको लाया गया। मतलब बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही है कि कैसे कैसे हम लोग ला सकते हैं। तो पोजीशन को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू वेक्टर दो पार्ट्स में बांट दिया। एक पार्ट से मैंने बांटा कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, डायरेक्शन नहीं लेते हैं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हम लोग इसको बांट दिए और इसका नाम दे दिए क्या चीज, डिस्टेंस। हम उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स काफी बारीकी से क्लियर हो रहा हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, पोजीशन को हम लोग दो तरीके से बांट रहे हैं, एक अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड बांट रहे हैं और दूसरा में हम लोग बांट रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इस पर भी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस पर भी बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक नाम दे दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंट डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में अगर देखो तो पूरे फिजिक्स में आपको 90% केसेस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर ही बात करते हैं। बात समझ आ रहा है? 90% केसेस में हम लोग बात किस पर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर बात करते हैं। ठीक है। अगर कोई मान लो कि आपको रिलेवेंट इक्वेशंस बनाना है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसमें जब तक ना बोला जाए डिस्टेंस, तब तक हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से ही काम चलाना होता है। तो मैंने कहा पोजीशन को दो भागों में बांट दिया गया, ओनली मैग्नीट्यूड के बेसिस पर डिस्टेंस नाम दे दिया गया और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास है और इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको मैं बारीकी से उन सारी पहलुओं को समझाऊंगा जो नॉर्मली बड़े बड़े टीचर्स के द्वारा या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपको नहीं सिखाया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है, समस्या होता ये है कि वो सीधे ये जानते हैं कि बच्चा ये सब चीज पढ़कर आया है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी में ले रहा हूं कि अगर इनकेस बहुत सारे बच्चे इनिशिएट कर रहे होंगे, शुरुआत कर रहे होंगे, तो उनको ये चीजें काफी बारीकी से क्लियर हो जाए। अब अगर मैं भी बड़ा इंस्टीट्यूशन इनकेस चलाऊंगा तो वहां पे हकीकत है कि टाइम का एक क्या होगा, लिमिटेशंस होगा। अब उस टाइम के अकॉर्डिंग सारी बातें करनी होगी। अब मैं इन सारी बातों में भटका दूंगा इंस्टीट्यूशंस में, तो खुद ब खुद आप समझो कि क्या सिलेबस अकॉर्डिंग टू टाइम कंप्लीट हो पाएगा, जो फिक्स टाइम इंटरवल है क्या उसमें कंप्लीट हो पाएगा। तो फिर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाती है कि सर नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जहाँ पे आईटी और मेडिकल की तैयारियां स्पेशल रूप से करवाई जाती है, वहां पे इन सारे बिंदुओं को लोग छोड़ देते हैं। ठीक है। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक पोजीशन को अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड के आधार पर केवल नाम डिस्टेंस देंगे और दूसरा नंबर पोजीशन को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर नाम डिस्प्लेसमेंट देंगे। दोनों के लिए सिंबल एक ही बनता है। इसके लिए भी हम लोग इस वर्ड का प्रयोग करते हैं और इसके लिए भी हम लोग इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा फर्क आप देख सकते हो, हम लोग यहाँ पर चाहे तो वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वेक्टर नहीं दिख रहा और डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, तब भी मैंने कहा कि 90% केस में आपको डिस्प्लेसमेंट ही समझना है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को निकालना क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है। इसीलिए बार बार एस पर वेक्टर साइन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा भी आपने जो इक्वेशंस देखा था v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसमें भी कहीं वेक्टर का प्रयोग नहीं है। v का स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2s, इसमें भी कहीं पर वेक्टर का प्रयोग नहीं था। आपने जो देखा v बराबर यू प्लस 80, यहां भी कहीं वेक्टर का प्रयोग नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर v को तुम कहोगे कि सर स्पीड हो सकता है, तो a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आपको कौन सी क्वांटिटी हो जाती है,
वेक्टर क्वांटिटी है, बट फिर भी हम लोग वेक्टर साइन का प्रयोग नहीं करते हैं, उसे हम लोग स्टूड टर्म मानते हैं, समझा हुआ टर्म मान लेते हैं कि हाँ इस पर वेक्टर है, ठीक है, अंडरस्टूड टर्म उसको समझ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं घबराना नहीं है कि सर यहाँ पर ये चीज नहीं लिखा गया है। तो एक वर्ड आपका हो गया डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा वर्ड आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैं फिर से बोलूं, अगर नहीं भी लिखा जाता है वेक्टर तब भी आप समझोगे कि यह डिस्प्लेसमेंट का ही सिंबल है एस। वेक्टर भी यहाँ पर डिस्टेंस को एस समझा जा सकता है, दोनों का एक कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशंस दे दिया गया है। अब आइए मैं बात कर रहा हूं थोड़ी सी बात अगर किया जाए किस पर, डिस्टेंस पर। थोड़ी थोड़ी सी बातें आज एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पूरे चीज को समझेंगे। डिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो पाथ की लंबाई होती है। किसकी लंबाई होती है? जिस पथ पे आप चल रहे हैं उस पथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, कौन लेंथ होता है? एक्चुअल लेंथ होता है, वही कहलाता है डिस्टेंस। यानी मैं कहूंगा सीधा सीधा बात कि पाथ लेंथ। कौन लेंथ? अब मान लो कि आप पोजीशन ए से, कोई पोजीशन ए है, ए से चलने का आपका तरीका ये रहा, ठीक है, ए से चलने का तरीका आपका ये रहा, और आप कहां पर पहुंच गए? तो बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो आप देखोगे यहां पर एक सीधा सा फॉर्मेट मिल रहा है कि सर ये सेमी सर्कुलर फॉर्म में मिल रहा है। अगर मैं कह दूं कि ये रेडियस आर है आपका, कितना रेडियस है? आर रेडियस है, सेंटर ओ है, और ये रेडियस आर रेडियस पर हमने सेमी सर्कुलर आर्क बनाते हुए हमने कहां से कहां पहुंचा? ए से बी पहुंचा। तो डिस्टेंस क्या होगा? पाथ लेंथ आपका क्या है? ए से बी। यानी आप डिस्टेंस एस बराबर यहां बोलोगे, और सेमी सर्कुलर आर्क में चले चाहे तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है? ए बी है। फॉर्मेट क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क का फॉर्मेट है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे मैं बताता हूं कि डिस्टेंस को लिखने के लिए आप लोग केवल ए बी वर्ड का भी प्रयोग करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन इस पर एक लाइन दिखा देते हैं। लाइन से होता क्या है? ये लाइन जो है, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक्चुअल में लेंथ बता रहा है, उस लाइन की लंबाई बता रही है, यानी उस पाथ की लंबाई बता रही है। इसीलिए हम लोग इस साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली आप ए बी का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली आप ए बी का प्रयोग भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप कैसे यूज कर रहे हैं ये आपके ऊपर सारी बातें डिपेंड करती है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर पाथ लेंथ कितना हुआ, यानी अगर मैं पाथ लेंथ की बात करूं तो हम तो ऐसे चलेंगे। अब ऐसे चले डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? एक ढंग से देखा जाए तो सरकमफेरेंस। क्या हो रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ क्या हो रहा है? सेमी सर्किल या हेमी सर्किल बोल सकते हो, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल। अब सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल की बात किया जाए तो सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ बाई कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। यही आपका ए बी का एक्चुअल पाथ लेंथ निकल गया। दैट इज द क्या हो गया? डिस्टेंस। यानी एस बराबर हमारे पास आ गया ए बी का पाथ लेंथ बराबर, आप चाहो तो लिख सकते हो कितना? पाई आर। नहीं, हमने क्या लेंथ कवर किया? बात समझ आ रहा है? सीधे सीधे हम लोग ना चल करके थोड़ा सा घूम करके चले हैं, ए से कहा? बी पर। इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं बात करूं कि यहां से सपोज वही पॉइंट में ले रहा हूं ए से, और कहां चला? बी पर सीधे आ गया। ए से कहां पे आ गया? बी पर आ गया है। और ये पूरा का पूरा मैं डिस्टेंस को बोल दूं कि ये डी डिस्टेंस, सपोज इनकेस मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है? डी डिस्टेंस। तो अब इसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया? तो एस बराबर पूरे आप बोलोगे पाथ लेंथ, यही तो बोला जा रहा है। अब पाथ लेंथ आपने चला ए से डायरेक्ट बी की ओर, तो आपका एस बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। ए पाथ लेंथ हो गया। दैट मीन्स इस लाइन सेगमेंट की जो लंबाई है वही मेरे पास कौन सा है? पाथ लेंथ हो गया। डन है? पॉइंट्स टू भी क्लियर हो गया। यानी आप कैसे चल रहे हैं इन सारी बिंदुओं पर आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अगर इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप बड़े आसानी से क्या कर ले रहे हो? पाथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। डन है? अब आइए, अब एक बात और देखते हैं कि क्या डिस्टेंस मेरी कौन सी क्वांटिटी है। तो आप खुद ब खुद देख रहे हो
मैग्नीट्यूड के बेसिस पर डिस्टेंस लिखा गया, तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? ये सब छोटी छोटी सी चीजें आपको जानना होगा। ये क्वांटिटी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। इसमें पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, ऐसा नहीं कि डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है, लेकिन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। बात समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं कि बिहार से यूपी मुझे जाना है, तो दो रास्ता हो सकता है। एक, बिहार से मैं बिहार पटना पहुंचूं पहले, और पटना से मैं मुगल सराय के रास्ते कहां पहुंच जाऊं? यूपी पहुंच जाऊं। एक सिंपल सा नॉर्मली बात मैं कर रहा हूं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं बिहार में गया पहुंचूं, मगध की राजधानी गया जो पहले थी कभी, और गया से मैं फिर बनारस के रास्ते या बनारस होते हुए मैं यूपी पहुंच जाऊं, किसी भी एक स्पॉट पे पहुंच जाऊं। पहुंचना तो मुझे यूपी ही है बिहार से। डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि डायरेक्शन प्रत्येक में है, लेकिन कोई फिक्स पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कि मैं कैसे जा रहा हूं। जाना तो वहां पे है, इनिशियल पॉइंट भी फिक्स है, फाइनल पॉइंट भी फिक्स है, बट डायरेक्शंस पार्टिकुलरली हम डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप वैसी क्वांटिटी को क्या कह देते हो? स्केलर क्वांटिटी कह देते हो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग उसे क्या बोल देते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं। तो ये मेरे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और स्केलर क्वांटिटी जब भी होता है तो आप इसके एक ही बिंदु पर बात करते हो, और वो बिंदु केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। केवल और केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अगर इसके ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो बोलो लेंथ को क्या चीज में मापते हो? मीटर में। तो इसे भी आप मीटर में सिंबल स्मॉल m से लिख सकते हो, मीटर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किलोमीटर में हम नहीं माप सकते हैं, माप सकते हैं, बट उसे आपको एक्सप्रेस करना होगा। अगर ऐसा यूनिट के टर्म में लिखना होगा तो मीटर में ही। बात समझ में आ रहा है? मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, डेसी डेका में भी माप सकते हैं, लेकिन आपको जब भी ऐसा यूनिट की बात आएगा तो आपको मेजरमेंट क्या चीज में करना होगा? मीटर में, और एक्सप्रेस भी करना होगा क्या चीज में? मीटर में। इतनी सारी बिंदु क्लियर हो गई? ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं ये सारी की सारी पॉइंट डिस्टेंस के बारे में आप कवर अप कर लिए। यहाँ एक बात और भी है, मैंने कहा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स तो होते हैं, बट पर्टिकुलर डायरेक्शन इसका नहीं हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं स्केलर क्वांटिटी के रूप में। हम उम्मीद करें इतनी सारी बातें क्लियर। अगर डायमेंशन की बात करते हो तो डायमेंशन आप क्या लिखोगे? एल लिखोगे, क्योंकि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस मैंने क्या बोला? पाथ लेंथ, यानी लेंथ से रिलेटेड है, और पाथ लेंथ की जैसे ही बात की जाएगी दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? हम उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस वाला वर्ड्स आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही गंभीर बातें हैं जो अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं और यहाँ पर मिस्टेक कर बैठते हैं। आइए अब थोड़ी सी बातें हम लोग और करें। एकदम शुरुआत जीरो से है, और जीरो से शुरुआत करते हुए आपको उस लेवल तक का पूरा वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी बातें अब इसमें और भी करें। अगर मान लो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस आता है कि चलो कोई भी ये एक सर्कुलर पाथ में ले लिया, थोड़ा सा समझना, ये एक मैंने सर्कुलर पाथ ले लिया, ये इसका रेडियस मैंने कह दिया कि ये रेडियस r है। कोई पार्टिकल यहां से कहां पहुंच जा रहा है? यहां पहुंच जा रहा है सीधे सीधे, कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और अब से बोला जाता है कि बतलाइए कि इसका डिस्टेंस मेजर कीजिए, ए पॉइंट से कहां पर पहुंच रहा है? बी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप डिस्टेंस आराम से बता सकते हैं। बोलिए कितना डिस्टेंस होगा? कितना डिस्टेंस होगा? तो आप ए से बराबर लिखोगे ए बी, और ये फिर से वही आर्क लेंथ क्वाड्रेंट का। अब जरा आप बात करो, तो यहां पर मैं बात करूं, ये डेट मीन्स क्या हो गया? तो पूरे सरकमफेरेंस का कितना भाग है? अगर इसे आप बांट लो पार्ट बाई पार्ट करके, तो कितना भाग है? यहां से यहां की बात किया जा रहा है, यहां से यहां की बात किया जा रहा है, तो ये कितना भाग है पाले? चौथा भाग है। तो सरकमफेरेंस आपके पास कितना होता है पूरे सर्किल का? 2 पाई आर, रेडियस आर का है, बाई कितना करोगे? 4। दैट मीन्स आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? पाई आर बाई 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा।
अगर आपसे यही क्वेश्चन कहा जाता है कि नहीं ए से सी पर आता है, ए से कहां पे आता है, सी पे आता है, तो आप क्या बात करोगे, ए से कहां पे आता है, सी पे आता है, तो आप बातें क्या करोगे, जरा देखो, एस बराबर आप क्या लिखोगे, पूरा का पूरा एसी की लंबाई, और एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कुलर आर्क, यानी 2 पाई आर बाई क्या लिखोगे 2, डेट मीन्स कितना लिखोगे पाई आर। अच्छा इस सब में यूनिट डाल देना, यूनिट डालने का मतलब अगर मान लो सेंटीमीटर में रेडियस दिया है तो सेंटीमीटर के टर्म में होगा, मीटर में दिया है तो मीटर के टर्म में होगा। मान लो ये कोई पॉइंट डी है और कहता है कि डी पर आ रहा है, तो एस बराबर आप क्या लिखोगे, एस बराबर क्या लिखोगे, एडी लिखोगे, और एडी के लिए पूरा बोलो, यहां से हम लोग कहां चले, यहां चले, ठीक है। अभी कितना पार्ट्स क्लियर होगा, 3 पार्ट्स, तुम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर यही लिखेंगे 2 पाई और क्या लिखेंगे आर, इतना हो गया, और एक केमा भाग है तीसरा भाग, यानी पूरे सर्किल का केमा पार्ट है तीसरा पार्ट है। अब क्या करें सर जी, तो आप लिख सकते हो यहां से यहां तक आने में आपने आधा तय किया, कितना तय किया, आधा तय किया, यहां तक आने के लिए बोलो सेमी सर्कुलर पार्ट्स में, अब हम क्या लिखें सर जी, कैसे लिखें, तो बोलो सेमी सर्कुलर पार्ट्स को मैं पहले निकाल लेता हूँ, आपको एकदम बच्चे की तरह सिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक निकाल लेता हूँ, और फिर ये वाले पार्ट्स को जोड़ दो, बोलो ये वाले पार्ट्स को कैसे जोड़े, पाई आर बाई 2 आपने ऊपर निकाला, यानी डेट मीन्स आप क्या लिखोगे बालक 3/2 पाई, और क्या लिखोगे और हो गया, डन है, 3/2 और क्या लिखोगे पाई आर लिखोगे, बात समझ में आ रहा होगा, 3/2 पाई आर लिखेंगे, डन है। मैं पूरा कंप्लीट साइकिल की बात करूं तो पूरे कंप्लीट साइकिल कहां से कहां चला, यहाँ, और पूरा कंप्लीट साइकिल पर ए से ए पर ही चला गया, यानी एस बराबर ए, और ये पूरा का पूरा एक साइकिल हो गया, एक साइकिल जैसे ही हो गया आप क्या बोल दोगे 2 पाई आर। ये डिस्टेंस हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीके से क्या हो चुका होगा, कवर हो चुका होगा, और डिस्टेंस निकालने में अब आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, बात समझ में आ रहा है। तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर 2 साइकिल रहेगा तो 2 इंटू 2 पाई आर करोगे, 3 साइकिल रहेगा तो 3 इंटू 2 पाई आर करोगे, बात समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लीटली एक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है कि आप कैसे डिस्टेंस मेजर करते हो, साइकिल पर है तो साइक्लिक पथ पर भी आप कंसिडर कर सकते हो, नॉर्मल तो नॉर्मल पे ही बात कर सकते हो। अब एक छोटी सी बिंदु है जिसको भी हम लोग आज समझ लेते हैं, तो अगले क्लास से थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला होगा। एक दूसरी बिंदु है जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। आइए थोड़ा सा पॉइंट्स हम इसको समझें कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थोड़ी सी बात करें किसका, डिस्प्लेसमेंट का। बड़े ही ईमानदारी पूर्वक हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, एकदम जीरो से शुरुआत किए हैं और जीरो से ही लेकर चलेंगे। सपोज मान लो कोई पार्टिकल ए है, पॉइंट ए है, और यहां पर कोई पार्टिकल हो सकता है, ए पॉइंट बी पर जाना है, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है या कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है, पहुंच रहा है अपने जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है कि हमें यहां से यहां क्या करना है, जाना है। तो जाने का रास्ता तो कहीं है, ये भी आपको जाने का रास्ता है, बे है, ये भी बे हो सकता है, और ये भी बे, रास्ता तो ये भी है। बट हम लोग यहां पर याद रखेंगे कि हम लोग ये नहीं ध्यान देंगे कि कैसे जा रहा है, हम लोग सीधे ये देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा लिया गया है, यानी हमें हमेशा चूज करना है कौन पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, बस यही याद रखना है, कौन पाथ चूज करना है, शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है, किसके किसके बीच का, तो इनिशियल पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट, और कौन सा पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू कौन पॉइंट, फाइनल पॉइंट के बीच आपको क्या चूज करना है, तो एक बेहतर सा पॉइंट्स मैंने बोला शॉर्टेस्ट पॉइंट चूज करना है। अदर किसी रास्ते पर हम बात नहीं करेंगे, हमारा जो भी चर्चा होगा किस पर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ पर चर्चा होगा। नहीं, ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि हम जब भी चले तो कौन पाथ को चूज करें,
शॉर्टेस्ट पाथ को। डन है। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ को अगर हम चूज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा निकल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और यही शॉर्टेस्ट पाथ आपका क्या कहलाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं ये पूरी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गया होगा। हम लोग इस पाथ को नहीं लेंगे, इस पाथ को नहीं लेंगे, इस पाथ को नहीं लेंगे, सीधा सीधा जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, ठीक है। तो यही मेरा होगा। अब मतलब एक डायरेक्शन भी मिल गया। डायरेक्शन क्या मिल गया कि इनिशियल पॉइंट से हमें फाइनल पॉइंट की ओर जाना है। एक फिक्स डायरेक्शन हो रहा है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। शॉर्टेस्ट पाथ लेने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करना होगा। कौन सी लाइन को फॉलो करना होगा, स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करना होगा। हम मिलाएंगे ए और बी पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन कौन सा होगा, वो मेरा डायरेक्शन हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आपको मैंने अभी बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मैंने पढ़ाया है। आप वेक्टर का देखोगे अलग से वीडियो ही है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट आपको बतलाया है निकालने के लिए। फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और माइनस क्या कर लेंगे बालक, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आपको समझ जाओ क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन में ही बात करो, अगर पोजीशन की बात किया जा रहा है तो। क्योंकि बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, पोजीशन लिख रहे हैं सर, फिर पॉइंट लिख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं लाना है। यानी फाइनल पोजीशन माइनस कौन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन की बात कर लो तो जो रिजल्टेंट आएगा वही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी हो रही है, तो फिर यहां पर बात करो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डन। इसका ऐसा यूनिट भी क्या होगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो फिर से वही आएगा। यानी अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट में आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपके पास जो होगा बेटा वो क्या होगा, एल होगा, ठीक है। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब आइए अब और भी पॉइंट्स पर थोड़ी थोड़ी बातें करें। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो यस हो सकता है। अगर कभी कोई आपसे पूछे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो आप बोलोगे यस हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ए पॉइंट से मैंने चलना शुरू किया और ए से चलते हुए फिर ए पर ही आ गया। कहां पर आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी आपका ए है और इनिशियल पोजीशन भी क्या है, ए है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। तुमसे दूसरा चीज पूछा सकता, क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, तो आप बोलोगे यस हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है तो आप बोलोगे यस हो सकता है। क्यों हो सकता है, मान लो कि हमने कहा कि एक्स और वाई एक्सिस पर मैं बात करूं, अगर कोई पार्टिकल सपोज मान लो यहां से चलते हुए इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस बार, और बॉडी किसी भी तरीके से डिस्प्लेस होकर के सपोज मान लो इस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर। इधर का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 मीटर है और इधर का डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 15 मीटर है, तो निगेटिव में 15 मीटर हो गया, तो -5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बात समझ आ रहा है, यानी निगेटिव डायरेक्शन पर अगर मैं बात करूं तो निगेटिव में भी आ रहा है, यस। अब एक वर्ड तो है ही है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, यस सर है, इसमें नो डाउट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है। यानी आपका ये तीनों वर्ड्स मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये सारी बिंदुएं आपको क्लियर हो चुकी होगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं यहां से, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन लिया था, ये आपका सेंटर हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी और ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट बी ले लिया जाए, ये पॉइंट को सी और ये पॉइंट को आपका डी। अच्छा क्वाड्रेंट फॉर्म में हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। मैं कहूं कि ए से बी के लिए आप क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया, तो ये वाला जो पाथ होगा यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ए बी बोलो, दिस इज द राइट एंगल, कौन एंगल, राइट एंगल। हमें इस पाथ से कोई वास्ता नहीं है, हमें इस पाथ से वास्ता है। फाइनल पोजीशन बी, इनिशियल पोजीशन ए। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यही मेरा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा।
अब डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल लो, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो कौन सा, ए बी। यानी डेट मीन्स अंडर रूट आपके पास हो गया 2r का स्क्वायर, डेट मीन्स आप लिखोगे ए बी। वेक्टर में चाहो तो आप दे सकते हो, यानी ए बी वेक्टर का, और लिखते क्या है, मैग्नीट्यूड ही तो लिखते हैं, बराबर क्या लिखोगे, आर अंडर रूट कितना 2। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले नंबर देखना है कि हमारा क्या कंडीशन है, और लेना क्या है, हमेशा और हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ। कौन पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है, शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना है, जो शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ आएगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या हो गया, तो ए से किस ओर, बी की ओर, ए से किस ओर, बी की ओर। यानी कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ए से कहां गया, बी की ओर गया। हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में दो बिंदु जो मैंने आज कवर किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये काफी बारीकी से आपका क्लियर रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर, और यहां से क्लासेस आपका बेहतर वे में स्टार्ट होने जा रहा है। ये आपका केवल और केवल आज का इंट्रोडक्टरी क्लास था, लेकिन ये जानना जरूरी है। अगर जब तक आप इंट्रोडक्टरी क्लास को ढंग से नहीं जानते हो तब तक आप आगे की क्लास को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, बढ़ नहीं सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।